नमस्कार मित्रों, मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय हमारे YouTube चैनल टीचर सत्य प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों की डिमांड थी कि मैं क्लास 12th तक की क्लास के अलावा कंपटीशन की जो साइंस है उसके भी कुछ तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो आप लोगों के अनुरोध पर ही मैं कंपटीशन लेवल की जो साइंस है उसके कुछ चुनिंदा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। तो आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। कंपटीशन एग्जाम का हर कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा होती है जनरल साइंस। आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, इन सब में साइंस हिस्सा होती है और साइंस भाग लेती है। तो कंपटीशन एग्जाम को सरल बनाने के लिए, आप लोगों की तैयारी को आसान करने के लिए आज हम सामान्य विज्ञान के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के कुछ चुनिंदा टॉपिक ऐड हैं, तो वो आप लोगों के कंपटीशन लेवल में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पाचन तंत्र। देखो मित्रों, सामान्य विज्ञान आरआरबी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी और रीट, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान पुलिस और रीट सेकंड लेवल साइंस मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा ये जो सारे एग्जाम है, आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सबके लिए भी ये टॉपिक अच्छा साबित होगा। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। मित्रों, पाचन तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि पाचन तंत्र से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि हमारा जो शरीर है वो कैसे बनता है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो कोशिका को हम कहते हैं सेल। देखो, कोशिका शरीर की या सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है, यानी सेल सजीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक और इकाई, क्रियात्मक इकाई जो है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर बनाते हैं ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र मिलकर बनाते हैं अंग। अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र के बाद में हमारा बनता है शरीर। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह आप लोग कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोशिका जो है उससे हमारा शरीर किस प्रकार निर्मित होता है। तो ये जो स्टेप्स है, ये जो आरेख है, इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है कोशिका से कैसे निर्मित हो रहा है।
तो देखिए कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, और अनेक ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्रों के मिलने से अंग बनते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये पाचन तंत्र जो है हमारे अंग तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी अंग तंत्र में हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और मस्तिष्क वगैरह इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए कोशिका जो है शरीर की या सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है वो मिलकर बनाता है ऊतक। ऊतक से बनता है ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र मिलकर बनाते हैं अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और इन अंग तंत्र के मिलने से बनता है शरीर। तो हम देख सकते हैं कि अंग तंत्र के अंतर्गत देखो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, संवेदनशीलता वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे शरीर के अंग तंत्रों के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं। तो अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर का निर्माण होगा तभी तो ये पाचन तंत्र हम स्पष्ट कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से इसके छोटे छोटे अंग हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में सबसे पहली बात तो यही आती है कि पाचन क्या होता है। हम भोजन के रूप में अनेक खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। वो खाद्य पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। ठोस द्रव रूप में हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें जो अवयव हैं, उनके अवयव हैं वो कैसे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उस खाद्य पदार्थ में, खाद्य सामग्री में जो कण होते हैं वो कैसे कण होते हैं, कार्बनिक कण होते हैं। यानी पदार्थ जो है वो कैसा पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। तो हमारे भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं वो कैसे कण होते हैं, कार्बनिक कण होते हैं। और जब उनका पाचन होता है तब भी वो कार्बनिक ही रहते हैं। फिर भोजन ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, उसका क्या मतलब। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हमें यह पता हो कि जब हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो पाचन किसका होगा। यानी हम भोजन ग्रहण करेंगे, कोई खाद्य सामग्री हम ग्रहण करेंगे तभी तो पाचन की प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाचन की परिभाषा की। तो पाचन की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को की जगह हम बड़े बड़े अणुओं को भी लिख सकते हैं कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना बड़े अणु भी कार्बनिक होंगे और छोटे अणु भी कार्बनिक होंगे। पाचन की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना या अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आती है। अंतर्ग्रहण के बाद में शरीर में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद में भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। और स्वांगीकरण के दौरान हमें क्या प्राप्त होती है,
ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। देखिए, जब पाचन की प्रक्रिया होगी तो पाचन के लिए हमें भोजन अंतर्ग्रहण यानी शरीर के अंदर लेना होगा, और अंतर्ग्रहण के दौरान भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है शरीर को भोजन को शरीर के अंदर लेना। और पाचन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा कि बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन के बाद में क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के अंतर्गत भोजन के जो मुख्य अवयव हैं उनका लीवर में संग्रहण किया जाता है। लीवर यानी जो हमारा यकृत है, उस यकृत में उसका संग्रहण किया जाता है। संग्रहण के बाद में उसको O2 प्रदान की जाती है, और ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद में हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा जो है किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। याद रखना, एटीपी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीपी की क्या है, फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार भोजन को हम ग्रहण करते हैं, पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, और उसको हम ग्रहण करके और हमारी दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं वो करते हैं। अब बात आती है कि ये पाचन की जो क्रिया है वो होती कहाँ है, हमारे शरीर में। हमारा जो शरीर है, शरीर में क्या पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है, और इस आहार नाल के अंतर्गत ही ये पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी भोजन का जो पाचन होगा हमारे शरीर में आहार नाल पाई जाती है, इसमें संपन्न होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन का जो पाचन है हमारे शरीर में आहार नाल नामक एक संरचना होती है, उसमें होता है। अब आहार नाल के आधार पर हम जीवों को देखते हैं कि जीवों की जो आहार नाल है किसमें छोटी होती है और किसमें बड़ी होती है। तो सामान्यतः जीव दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। अब आप लोग कहोगे कि सर शाकाहारी और मांसाहारी के अलावा एक और जीव होते हैं सर्वाहारी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शाकाहारी क्या खाते हैं, शाक खाते हैं। मांसाहारी क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो शाकाहारी में शाकाहारी शाक भी खाएगा, सर्वाहारी जो है वो शाक भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो आहार नाल के हिसाब से तो दो प्रकार की हुई है ना, यानी इसमें शाकाहारी जो शाक है वो खाएंगे, मांसाहारी मांस खाएंगे। तो सर्वाहारी भी तो इन दोनों का ही जो खाद्य सामग्री है वो खाएंगे। शाकाहारी की अगर हम बात करें तो शाकाहारी जो भोजन करते हैं वो कैसा होता है, पादपों से प्राप्त होता है। इधर मांसाहारी की अगर हम बात करें तो छोटे जीवों से जो प्राप्त होता है उसको भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। तो देखिए, पादपों से प्राप्त भोजन है तो पादपों में क्या पाया जाता है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज नामक एक पदार्थ पाया जाता है। और इस सेलुलोज का जो पाचन है उस पाचन के लिए क्या चाहिए, अधिक क्षेत्रफल चाहिए। पाचन के लिए क्या चाहिए, अधिक क्षेत्रफल चाहिए। और जीवों से प्राप्त जो भोजन होता है उसमें अधिकतर क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के पाचन के लिए क्षेत्रफल कैसा चाहिए, कम चाहिए। देखो, अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बताइए कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव में से कौन से जीवों की आहार नाल बड़ी होगी। जैसे हम शाकाहारी का उदाहरण लेके देखें, खरगोश, और मांसाहारी का उदाहरण लें हम शेर।
और अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए, शाकाहारी खरगोश और मांसाहारी शेर में से किस जीव की आहार नाल लंबी होगी या किस जीव की आहार नाल बड़ी होगी? तो आप लोग शेर और खरगोश को देखते ही तुरंत आंसर दोगे कि सर, शेर की जो आहार नाल है वो बड़ी होगी और खरगोश की आहार नाल है वो छोटी होगी। यानी शेर की आहार नाल का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और खरगोश की आहार नाल का क्षेत्रफल कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूर्णतः गलत साबित होगा। क्यों होगा? देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि आहार नाल के अनुसार जब हम शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को देखते हैं तो शाकाहारी अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? पादपों से। पादपों की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है और इस सेलुलोज के पाचन के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो बताओ, खरगोश की आहार नाल बड़ी होगी या नहीं? इधर देखते हैं, मांसाहारी जीवों से जीव जो हैं, जीवों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी मांस को ग्रहण करते हैं। और मांस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो अब आप बताइए कि शेर की आहार नाल बड़ी होगी या खरगोश की बड़ी होगी? तो अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि खरगोश की आहार नाल बड़ी होगी और शेर की आहार नाल छोटी होगी। खरगोश छोटा जीव है, शेर बड़ा जीव है, तो जीवों के आकार के अनुरूप हम उनकी आहार नाल का निर्धारण नहीं कर सकते, आहार नाल की लंबाई का निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, खरगोश छोटा भले ही है लेकिन क्या खाता है? वो शाक खाता है, पादप खाता है, पादप उत्पाद खाता है। तो पादप जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? सेलुलोज होता है और सेलुलोज के पाचन के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसीलिए शाकाहारी जीवों की आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है और मांसाहारी जीवों की आहार नाल की लंबाई कम होती है। तो हमें पता चल चुका है कि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि खरगोश व शेर में से किसकी आहार नाल बड़ी होगी, तो आप में से 99% लोग यही कहेंगे कि शेर की आहार नाल बड़ी होगी। लेकिन अब आप लोग इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को इसका तथ्य पता चल गया कि शेर की आहार नाल छोटी होगी और खरगोश की आहार नाल बड़ी होगी। यानी खरगोश की आहार नाल कैसी होगी? बड़ी होगी और शेर की आहार नाल छोटी होगी। अब आप इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते क्योंकि तथ्य आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कि आहार नाल जो है वो हमारे शरीर में कैसे व्यवस्थित रहती है, जीवों के शरीर में कैसे व्यवस्थित रहती है और उसके कौन कौन से अंग हैं, कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर वो समाप्त होती है। तो अगर आहार नाल की मानव में स्टार्टिंग और एंड वाला जो पॉइंट है उसकी बात करें तो मानव में आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। यानी आहार नाल को अगर हम देखें तो देखिए, आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है और गुदा तक। मुख गुहा को बकल केविटी बोलते हैं और गुदा को एनस बोलते हैं। आहार नाल होती है एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया आहार नाल की जो स्थिति है कि हमारे शरीर में आहार नाल जो है मुख गुहा बकल केविटी से स्टार्ट होती है और गुदा यानी एनस में समाप्त हो जाती है। आहार नाल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 12 मीटर के लगभग होती है। देखो, किसी जीव में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एवरेज हम ले सकते हैं 10 से 12 मीटर। अब आप कहोगे कि सर किसी जीव में छोटी किसी में बड़ी, तो भाई ये तो शरीर के आकार पे डिपेंड करता है। अगर शरीर का आकार अधिक है तो आहार नाल अधिक होगी। फिर आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि शेर इतना बड़ा जीव है लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है? आहार नाल छोटी होती है, आहार नाल का उसमें क्षेत्रफल कम होता है। तो ध्यान रखिए,
आहार नाल की जो लंबाई है वो जीवों की प्रकृति जो है वो कैसे जीव है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसके अनुरूप आप लोगों को इसको देखना है, न कि शरीर के आकार के हिसाब से। तो जैसे मनुष्य में ही हम देखें, एक मनुष्य बौना है, एक बहुत लंबा है, विशालकाय। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आहार नाल छोटी होगी और इसमें बड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर किसी मनुष्य का आकार छोटा है, शारीरिक संरचना कमजोर है, तो उसकी आहार नाल छोटी होगी और लंबाई में अधिक लंबे शरीर वाले व्यक्ति की जो आहार नाल है वो बड़ी होगी। तो अब हम देखते हैं आहार नाल के भाग के बारे में। तो आहार नाल में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अंग इसके होते हैं, कहां से ये स्टार्ट होती है, कहां पे ये समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। या तो आहार नाल के भाग हम लिख सकते हैं या आहार नाल के अंग हम लिख सकते हैं। और इधर लिखेंगे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, देखो पाचक ग्रंथियां जो होती है वो एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम का स्राव करती है। और ये कैसी ग्रंथियां होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां। इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले इधर आ जाओ, अंग या आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे एक नंबर पे हम बात करते हैं मुख गुहा की, यानी बकल कैविटी की। दूसरे भाग पर आता है ग्रसनी। तीसरे नंबर पर आता है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में आता है आमाशय। आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में आता है बड़ी आंत। और यहां 7वें नंबर पे एक अवशेषी अंग के रूप में हम लिख सकते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, अपेंडिक्स। तो ये आहार नाल के भाग या अंग हो गए, जिनमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसको अवशेषी अंग को हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी आहार नाल का ही भाग है। इधर आते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखो पाचक ग्रंथियां जो होती है एंजाइम का स्राव करती है। और ये कैसी ग्रंथियां होती है? बहिस्रावी। बहिस्रावी का मतलब क्या होता है? बहिस्रावी का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो स्रावित एंजाइम है वो क्या होते हैं? रक्त वाहिनियों के बाहर छोड़ दिए जाते हैं। रक्त वाहिनियों के बाहर, जैसे ये रक्त वाहिनी है तो ये रक्त वाहिनी की सतह के आसपास एंजाइम का क्या करते हैं? स्राव कर देते हैं। और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि जो स्राव होगा उनका, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो होता है हार्मोन। और वो हार्मोन सीधे किसमें छोड़े जाते हैं? रक्त वाहिनियों में छोड़े जाते हैं। ध्यान रखना, पाचक ग्रंथियां जो है, सारी पाचक ग्रंथियां कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब है कि इनका जो स्राव होगा एंजाइम, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है एंजाइम। और ये एंजाइम ब्लड वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में नहीं छोड़े जाते हैं, रक्त वाहिनियों के बाहर ये छोड़े जाते हैं। तो बहिस्रावी का मतलब ये है। पाचक ग्रंथियों में देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। इस प्रकार ये 5 ग्रंथियां जो है हमारे भोजन के पाचन में, जो इनका जो स्राव होता है एंजाइम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसको क्या करते हैं? ये सरल बनाते हैं। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हुई? लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। इन ग्रंथियों के जो स्राव हैं एंजाइम, वो हमारे
भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न उठा होगा, यहाँ मैंने बताया कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो स्राव स्रावित करती है एंजाइम होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्राव स्रावित करती है उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो सर बहिस्रावी और अंतःस्रावी का तो आपने बता दिया, लेकिन हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं? तो हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर मैंने लिंक डाल रखा है, अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया है, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन, यानी हार्मोन और एंजाइम के बीच में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बताना ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में मुख्य जो अंग होता है वो होती है आहार नाल। आहार नाल जो है मुख गुहा से तो स्टार्ट होती है और गुदा तक चलती है, यानी मुख गुहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट होता है गुदा यानी एनस। बकल कैविटी से एनस तक फैली हुई एक नलिकाकार संरचना होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई की अगर हम बात करें तो सभी जीवों में ये अलग अलग होती है। जैसे सामान्यतः एवरेज इसका दे रखा है 10 से 12 मीटर लंबाई इसकी होती है। तो देखिए जैसे मनुष्य हैं, छोटे मनुष्य में लंबाई में अगर कोई मनुष्य कम है तो उसमें इसका आकार छोटा होगा, और अगर कोई लंबाई में अधिक मनुष्य है तो उसमें इसका आकार अधिक होगा। अब बात करते हैं आहार नाल के भागों के बारे में कि इसको कितने भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो इसको 2 भागों में हमने बांटा है। पहला है भाग या इसके अंग कौन कौन से हैं, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। ध्यान दीजिए, आहार नाल के भाग अंग कौन कौन से हैं? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है, ये इसको हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या है? एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, फिर भी हमने इसको यहाँ लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये भी आहार नाल का एक भाग होता है, अंग होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ लिया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम लिखा है। पाचक ग्रंथियां होती है आहार नाल का दूसरा भाग यानी पाचक ग्रंथियां जो होती है बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, और बहिस्रावी ग्रंथियां जो अपने स्राव स्रावित करती है वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एक और ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां, फिर आती है जठर ग्रंथियां, फिर आती है ब्रूनर ग्रंथि, फिर आता है अग्नाशय और फिर आता है यकृत। इस प्रकार 5 प्रकार की पाचक ग्रंथियों को हम भोजन का जो पाचन है, पाचन तंत्र है और आहार नाल के जो भाग हैं उनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक हमने बात की आहार नाल के मुख्य भाग या अंग कौन कौन से हैं, उनके पाचक ग्रंथियों के बारे में शॉर्ट रूप में। अब हम इन पूरे अंगों को और इन सारी ग्रंथियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला भाग जो है मुख गुहा। मुख गुहा जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से भाग इसके होते हैं, और मुख गुहा में जो है पाचन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मुख गुहा। मुख गुहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बकल केविटी। बकल केविटी। तो पहला जो है मुख गुहा, बकल केविटी। क्या होती है बकल केविटी? तो हम जैसे ही मुंह को खोलते हैं तो मुंह को खोलने पर हमें गुफानुमा, गड्ढेनुमा संरचना हमें दिखाई देती है, यानी केविटी। केविटी जो है गुहानुमा संरचना हमें दिखाई देती है, इसीलिए हम बकल केविटी यानी मुख गुहा कहते हैं। अब बात आती है कि मुख गुहा में कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन में हमारी सहायता करते हैं, भोजन के पाचन को सुचारू बनाते हैं। तो हम देखते हैं मुख गुहा में, मनुष्य की मुख गुहा में दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां। देखिए जैसे ही हम मुख को खोलते हैं हमें दांत दिखाई देते हैं,
दांतों के साथ हमें जीभ दिखाई देती है, और यवला और लार ग्रंथियां जो हमारे भोजन का पाचन करती है। यवला को उवुला भी कहते हैं, ध्यान रखना, यवला। अब ये यवला क्या है सर? हम दांत, जीभ, लार ग्रंथियां इनको तो जानते ही, यवला उवुला क्या है? तो हम जैसे ही मुंह को थोड़ा जोर से ज्यादा खोलते हैं तो हमारे कंठ में एक छोटी सी मांसपेशियों की संरचना लटकी हुई ऐसे हमें दिखाई देती है, तो वो क्या है? वो यवला है। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में, हमारे पाचन में, हमारे श्वसन में भी, हमारे शरीर में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सब के बारे में, दांतों के बारे में, जीभ के बारे में, यवला के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में भी हम विस्तार से एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दांत की, तो दांत कैसे होते हैं, दांत की संरचना कैसी होती है, दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दांत की संरचना के बारे में। अगर हम देखें कि दांत में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कैसी इसकी संरचना होती है, और सामान्यतः अगर हम देखें तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये दांत है, तो इस दांत के ऊपर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। और दांत के अंदर गर्त में भी ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं, ये होती है डेंटिन। सबसे बाहर जो सफेद रंग की परत होती है वो तो होती है इनेमल, इसके अंदर होता है दांत, और दांत के अंदर जो ये संरचना है ये क्या है? डेंटिन। डेंटिन से अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, और ये तंत्रिकाएं कहां जाती है? मस्तिष्क में जाती है। ये सारी तंत्रिकाएं कहां चली जाती है? मस्तिष्क में। देखिए, हमारे दांत के ऊपर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इनेमल, और इसको कहा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अगर कोई है तो वो है इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो है इनेमल। ये एसिड इनेमल जो है, एसिड व फ्लोराइड से हमारे दांतों की क्या करता है? रक्षा करता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर फ्लोराइड युक्त जल होता है, तो वहां के लोगों के दांतों को जब आप देखोगे तो दांत के ऊपर पीले रंग की परत जमी हुई दिखाई देती है। वो क्या होता है? जो फ्लोराइड युक्त जल होता है उसका फ्लोराइड क्या करता है? इनेमल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, और इनेमल के नष्ट होने के कारण इनके दांत कैसे हो जाते हैं? पीले दिखाई देने लगते हैं। यानी हमारे दांतों की जो चमक है किस पे डिपेंड करती है? इनेमल पे डिपेंड करती है। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल ही है। तो ये इनेमल जो है हमारे दांतों को सुंदर बना के रखता है, श्वेत बना के रखता है। यानी दांतों का जो सफेद रंग है, व्हाइट कलर जो है, वो किसकी वजह से है? इनेमल की वजह से है। और ये इनेमल एसिड यानी अम्ल और फ्लोराइड से हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए हमारे मुंह में गलती से जैसे कोई फ्लोराइड या एसिड युक्त कोई पदार्थ आ गया, या हमने जल पिया तो फ्लोराइड युक्त पी लिया, तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगा? इनेमल करेगा। दांत, इनेमल के नीचे होते हैं दांत, और दांत के अंदर गर्त में जो होते हैं वो क्या होती है? ये तंत्रिकाएं होती है। और ये तंत्रिकाएं जो हैं सीधी किससे जुड़ी हुई रहती है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती है? संवेदनाओं को, हमें जो संवेदनाएं मिलती है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है।
यानी अगर तंत्रिकाओं के कार्य की हम बात करें तो तंत्रिकाओं का कार्य है संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना। ये तंत्रिकाएं क्या करती है, हमारे दांतों को जो संवेदना उत्पन्न होती है उस संवेदना को कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे हम गरम चाय पिए और चाय पीने के बाद में तुरंत ठंडा जल पीते हैं तो हमारे दांतों में एक अलग सा दर्द महसूस होता है। तो वो क्या होती है, वो संवेदना होती है और उस संवेदनाओं को ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, हमें कुछ महसूस हो रहा है। तो ये तंत्रिकाओं का मुख्य कार्य हो गया संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना। ये होती है बात दांत की संरचना की। यहां पर इनेमल का संगठन अगर हम देखें तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इनेमल के रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। प्रश्न पूछा हुआ है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो है इनेमल। और इनेमल का रासायनिक संगठन है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से इनेमल का रासायनिक संगठन है। तो वहां पे आप लोगों को 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, एसिड, फ्लोराइड, कुछ भी मिल सकता है आप लोगों को। कोई भी कार्बनिक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जोड़ के दे देगा। और एक ऑप्शन में आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, तो वो वाला सही होगा, क्योंकि इनेमल जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार दांत की जो संरचना है वो होती है कंप्लीट। इस प्रकार हमने जाना कि दांत की जो संरचना है उसमें मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इनेमल, डेंटिन और तंत्रिकाएं। ये 3 मुख्य भाग हैं। हमें यहां से ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड युक्त जल जो है जैसे नागौर की तरफ है, ऐसा एरिया जहां पर फ्लोराइड युक्त जल है तो उस एरिया का क्षेत्र का नाम देके पूछा जा सकता है कि इस विशेष क्षेत्र में लोगों के दांत जल्दी पीले हो जाते हैं या बचपन में पीले पड़ जाते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण इनेमल क्षय है। फ्लोराइड तो है ही, लेकिन फ्लोराइड के साथ मान लीजिए ऑप्शन में आपको फ्लोराइड नहीं मिला, इनेमल मिल गया, इनेमल क्षय मिल गया, तो आप लोग फ्लोराइड कहां से लाओगे, तो इनेमल क्षय लिखोगे आप लोग। अगर इनेमल नहीं मिले, कैल्शियम कार्बोनेट के 6 से मिल जाए तो भी सही होगा। यानी 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से चारों ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग फ्लोराइड करोगे ही। फ्लोराइड की वजह से हुआ है, ये नहीं मिले तो इनेमल, ये दोनों नहीं हो तो इन दोनों, ये दोनों होंगे, और ये दोनों नहीं हो, दोनों में से एक हो तो आप लोग जो भी एक होगा वो कर देंगे। यानी कुल मिला के ऐसे क्षेत्र जहां पर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उन क्षेत्रों में जो दांतों की क्षति होती है फ्लोराइड के कारण होती है। फ्लोराइड क्या करता है, इनेमल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, इस वजह से इनकी क्षति होती है, इसी वजह से उनके दांत पीले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार दांत की संरचना कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करेंगे दांतों के प्रकारों के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा चूहा। चूहा जो होता है वो हमेशा किसी न किसी वस्तु को कुतरता रहता है। कभी आपने सोचा कि वो जिस वस्तु को कुतर रहा है क्या उसको वह खाता है क्या? अब आप लोग कहोगे कि सर हो सकता है आप खाता ही होगा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी प्लास्टिक की वस्तु को कुतर रहा है तो क्या उस प्लास्टिक की वस्तु को वह खाएगा? नहीं खाएगा। और ना ही चूहा उस प्लास्टिक की वस्तु को खाने के लिए कुतरता है, वह सिर्फ इसलिए कुतरता है कि उसके जो दांत होते हैं, चूहे के दांत होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है असामान्य रूप से होती है। यानी उसके दांत जो होते हैं उनकी लंबाई बढ़ती ही रहती है, हमेशा लंबाई बढ़ती रहती है। तो इस लंबाई को कम करने के लिए या रोकने के लिए वह क्या करता है, उनको वस्तुओं को कुतरता है।
और वस्तुओं को कुतरता है तो उसके दांत भी क्या होते हैं, घिसते हैं, दांत घिसते हैं, इसलिए उनकी लंबाई क्या होती है, रुक जाती है। अब आप कहोगे कि सर लंबाई बढ़ गई तो क्या होगा, इस चीज को आप लोग खुद के ऊपर अप्लाई करके देखिए कि अगर हमारे दांत मान लीजिए नीचे के जबड़े के और ऊपर के जबड़े के दोनों के दांत बढ़ते गए तो हमारा क्या होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो धीरे धीरे दांत बढ़ते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा मुंह खुलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि मुंह पैक हो जाएगा। तो इस चूहे में भी क्या होता है, दांत की जो वृद्धि है अनियमित होती है, लंबाई हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो इसको लंबाई को कम करने के लिए या रोकने के लिए वो क्या करता है, वस्तुओं को कुतरता है, और वस्तुओं को कुतरने से उसके दांत क्या है, वस्तुओं के संपर्क में आने से घिस जाते हैं, इसलिए चूहा बार बार कुतरता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि चूहा आपका दुश्मन है इसलिए वस्तुओं को कुतरता है, नहीं, चूहे के दांत जो है उनकी वृद्धि क्या होती है, अनियमित होती है, और उसकी वृद्धि को रोकने के लिए वह वस्तुओं को कुतर कुतर के दांतों को क्या करता है, घिसता है, जिससे उसके दांत छोटे हो जाएं। अब बात करेंगे मानव में दांतों के प्रकार के बारे में कि दांत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है, किस प्रकार से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं या उनको बांट सकते हैं। तो देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर दांतों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर दांतों के प्रकार अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत, और एक होते हैं वयस्क दांत। एक तो होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं वयस्क के दांत। अगर दूध के दांत की अगर हम संख्या देखें तो ये होती है 20, और वयस्क दांतों की अगर हम संख्या देखें, वयस्क में दांतों की संख्या देखें तो होती है 20 + 12 = 32। अब आप कहोगे सर वयस्क के दांत 32 होते हैं तो आप डायरेक्ट ही 32 लिख देते। मैंने यहां 20 + 12 क्यों लिखा, क्योंकि देखो दूध के दांत जो होते हैं बचपन में होते हैं, बच्चों के होते हैं जो दोबारा आते हैं, इसलिए मैंने 20 + 12 लिखा है। यानी मनुष्य के जो दांत हैं, जो 20 दांत हैं, दूध के दांत जो हैं वो बचपन में आते हैं, और ये उखड़ने के बाद में वयस्क में ये 20 दांत फिर से आते हैं। इसलिए मानव की जो दांतों की स्थिति है उसको हम कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती मतलब दांत 2 बार आते हैं। तो दूध के दांत कितने हैं, 20। वयस्क दांतों में 20 दांत जो है वो 2 बार यानी दोबारा आए हैं, इसलिए मैंने 20 + 12 करके लिखा है। 20 + 12 टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। ध्यान देना 20 दांत जो हैं वो मानव में 2 बार आते हैं, इसीलिए मानव के दांतों की स्थिति को द्विबारदंती कहा गया है। और 12 दांत जो होते हैं ना, ये स्थायी दांत होते हैं, ये एक बार ही आते हैं। और ये 20 दांत जो हैं ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब, अस्थायी क्यों कहा, कि बचपन में आए, उखड़ गए और फिर वयस्क अवस्था में आ गए, इसलिए हम इनको अस्थायी दांत कहते हैं और इनको स्थायी दांत कहते हैं। तो पूछा जा सकता है वयस्क में कितने दांत स्थायी और कितने अस्थायी होते हैं, या मानव में कितने दांत स्थायी और अस्थायी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव में 20 दांत तो अस्थायी दांत होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, और 12 दांत स्थायी होते हैं जिन्हें हम वयस्क के दांतों में शामिल करते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर दांत 2 प्रकार के हो गए, एक तो दूध के दांत और दूसरा वयस्क के दांत। दूध के दांत 20 हैं जो बचपन में बच्चों के रहते हैं, और वयस्क दांत होते हैं 32। इनको 20 + 12 = 32 लिखा है। 20 का मतलब अस्थायी दांत है और 12 स्थायी दांत है।
और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वयस्कों में दांतों की संख्या क्या 32 होती है क्या? नहीं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम देखें तो वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं 28। आप देख सकते हैं 28 ही होते हैं, 32 नहीं होते हैं। लेकिन हमें 28 याद नहीं रखना है, क्योंकि अब तक जो पुस्तकें हैं उनमें वर्णित यही है, और एनसीईआरटी भी इसको मानती है कि मनुष्य में कितने दांत हैं, 32 होते हैं। बाकी वास्तविकता यह है कि वर्तमान समय में मनुष्य में कितने दांत हैं, वयस्क मनुष्य में 28 दांत हैं। वयस्क अवस्था के बाद में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हमने दांतों के 2 प्रकार देखे हैं, दूध के दांत और वयस्क दांत। दूध के दांत बच्चों में होते हैं, वयस्क दांत वयस्क अवस्था में यानी दूध के दांत उखड़ने के बाद में आते हैं। आगे हम देखते हैं संरचना व कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। संरचना व कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। तो इस आधार पर दांतों के प्रकार हैं 4। तो अभी नाम लिखते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा है चर्वणक। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनको इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के हैं और इन्हीं के आधार पर दंत सूत्र दिया हुआ है। देखो आई, सी, पीएम और एम। इस आधार पर दंत सूत्र दिया हुआ है 21-23 बटे 21-23 इंटू 2। यानी ये जो 21-23 लिया गया है, एक जबड़े का आधा हिस्सा होता है। देखें तो इंसाइजर है 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। इस प्रकार इसको 2 से गुणा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो स्थिति है ये एक जबड़े का आधा हिस्सा है, ये एक जबड़े का आधा हिस्सा है। आधे हिस्से को पूरा करने के लिए 2 से हम गुणा करेंगे, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करके हम इन दांतों की संख्या देख सकते हैं। देखो जैसे कृंतक इंसाइजर की देखनी है तो 2 दूनी 4, 4 आधे जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, कितने हो गए 8। केनाइन की देखनी है तो 2 एकम 2, 2 और 2 4। प्रीमोलर की देखनी है 2 दूनी 4, 4 ऊपर के में, 4 नीचे के में, टोटल कितने हो गए 8। और मोलर की देखनी है 3 दूनी 6 और 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में, कितने हो गए 12। इस प्रकार ये टोटल कितने हो जाते हैं 32 दांत हो जाते हैं। देखिए 8 और 4 12 और 12 24 और 8 32। इस प्रकार संरचना व कार्य के आधार पर दांतों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकारों के बारे में अभी और हम बात करेंगे। अभी मैंने दंत सूत्र लिख के इसलिए बताया है ताकि आप लोग दंत सूत्र से इनकी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये जो दंत सूत्र है वो है वयस्क का, ध्यान रखना, ये दंत सूत्र है वयस्क का। अगर हम शिशु की या बच्चों की या दूध के दांत जब आते हैं तो उनके दंत सूत्र की बात करें तो वो आगे अभी बात करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि दूध के दांत जो 20 हैं वो इन चारों में से कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। जो 20 तो हैं लेकिन 20 इन चारों में से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, उसके बारे में भी बात करते हैं। यहां तक हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर दांतों के 2 प्रकार हैं, एक तो दूध के दांत और एक वयस्क दांत। दूध के दांतों की संख्या हमने देखी कितनी है 20 और वयस्क दांतों की संख्या हमने देखी 20 + 12 = 32।
और हमने बात की दंत सूत्र के बारे में। मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो है ICPMM बराबर 21-23/21-23 इंटू 2। अब हम दांतों के प्रकारों को यानी संरचना और कार्य के आधार पर जो दांतों के प्रकार हैं उनको थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। संरचना व कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार कितने हो गए? 4। तो यहां पर तो हम इधर एक तरफ तो लिखेंगे दांत का प्रकार, फिर उसकी वयस्क में संख्या लिखेंगे, फिर बच्चों में लिखेंगे और उसका कार्य लिखेंगे। तो इधर लिखिए दांत का प्रकार, यहां लिखेंगे वयस्क में संख्या और यहां लिखेंगे बच्चों में संख्या और इधर लिखेंगे कार्य। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं कृंतक दांत जिसको हम इंसाइजर कहते हैं। दूसरे आते हैं रदनक दांत जिसको हम केनाइन कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अग्र चर्वणक जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं और चौथे नंबर पे आते हैं चर्वणक, इसे हम मोलर कहते हैं। हम देखते हैं दांत के जो प्रकार हैं वो है कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक, चर्वणक, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये हम वयस्क में भी देखेंगे, बच्चों में भी देखेंगे, बाकी कार्य दोनों में इसका क्या होगा? समान होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वयस्क का दंत सूत्र क्या था। दंत सूत्र अभी मैंने बताया वयस्क का था 21-23/21-23 इंटू 2 और बच्चों में अगर दंत सूत्र की अगर हम बात करें तो बच्चों का दंत सूत्र है 21-02/21-02 इंटू 2। तो इस प्रकार हम दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, दंत सूत्र अगर सिर्फ दंत सूत्र आप लोगों से पूछा जाए तो उसका 100% आंसर 21-23/21-23 इंटू 2 ही होगा। और अगर पूछा जाए कि बच्चों में या शिशुओं में वयस्क दांत का दंत सूत्र कौन सा है तो आप 21-02/21-02 इंटू 2 ही करोगे। और इन दोनों दंत सूत्रों के आधार पर ही हम वयस्क में और बच्चों में इनकी संख्या और बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं उसकी स्थिति को हम देखेंगे। देखिए कृंतक की अगर वयस्क में संख्या हमें देखनी हो, इंसाइजर की देखनी हो तो देखिए 2 को गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 तो ऊपर के जबड़े में, 4 ही नीचे के जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 8। इन्हीं दांतों को अगर हमें बच्चों में देखना है तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ही तो ऊपर वाले जबड़े में और 4 ही नीचे वाले जबड़े में। तो बच्चों में भी इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और इनका कार्य क्या होता है? काटना। देखो सबसे पहले यही दांत आते हैं बच्चों में। अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों में सबसे पहले कृंतक दांत ही आते हैं। जैसे हम बच्चे के मुंह में अंगुली देते हैं तुरंत वो काट लेता है, तो भगवान ने भी उसको सबसे पहले खुद की सुरक्षा के लिए कृंतक दांत दिए हैं ताकि वो अंगुली को काट सके। तो कृंतक दांत हैं, उनकी संख्या वयस्क और बच्चे में बराबर होती है और इनका कार्य क्या होता है? काटना होता है। दूसरे देखते हैं रदनक, केनाइन। देखो वयस्क में देखें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 ही नीचे वाले जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 4 दांत हो गए। यानी रदनक दांतों की वयस्क में संख्या कितनी हो गई? 4। बच्चों में देखें तो देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 और 2 4। बच्चों में भी रदनक दांत कितने होते हैं? वयस्क में भी 4 होते हैं और बच्चों में भी 4 ही होते हैं और इनका काम होता है चीरना फाड़ना। ये जो देखिए हमारे मुंह में सामने जो 4 दांत दिख रहे हैं इंसाइजर, इनको हम लाफिंग टीथ भी बोलते हैं क्योंकि हम जब हंसते हैं तो सबसे पहले यही दिखाई देते हैं। और इन चारों दांतों के दोनों तरफ 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे,
देखेंगे हम तो ये दांत होते हैं रदनक, केनाइन, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी सुपारी वगैरह खाते हो तो क्या सामने से फाड़ते हो, साइड में लेके ही फाड़ते हैं। तो चीरने फाड़ने का काम किसका होता है, रदनक दांतों का। आगे बात करते हैं अग्र चर्वणक के बारे में। अग्र चर्वणक की संख्या वयस्क में देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ही ऊपर वाले जबड़े में, 4 ही निचले वाले जबड़े में, तो टोटल हो गए 8। बच्चों की बात करें तो देखो बच्चों में 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, 0 0 0, मतलब इनकी संख्या बच्चों में 0 है। और इनका कार्य जो होता है वो होता है चबाना। देखिए यहां से आप लोगों के पास में प्रश्न बन रहा है कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो इस दंत सूत्र के आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चों में अग्र चर्वणक दांत अनुपस्थित होते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि दंत सूत्र तो हम याद रख लेते हैं, लेकिन ये याद रख पाना मुश्किल होता है कि किस दांत की संख्या कितनी होती है। तो अभी लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको याद रखें शॉर्ट में। तो ध्यान रखना, अग्र चर्वणक दांत जो होते हैं बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, यानी दूध के दांतों में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या 0 होती है, यानी दूध के दांत जो होते हैं उनमें अग्र चर्वणक दांत अनुपस्थित होते हैं। इनका कार्य होता है चबाना। अगला देखते हैं चर्वणक मोलर। तो देखिए 2 त्रिका 6 और 6 12, 6 ऊपरी वाले जबड़े में, 6 निचले वाले जबड़े में, तो टोटल हो गए 12। और इधर देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में 8 हो गए। और इनका कार्य भी क्या होता है, चबाने का होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वयस्क में जो टोटल दांत हैं कितने हो गए, 32, जबकि बच्चों में दांतों की संख्या हम देखें तो कितनी हुई, 20। अब हमें पता चल चुका है, आप लोगों को भी ये पता चल चुका है कि बच्चों में अग्र चर्वणक दांत अनुपस्थित होते हैं और चर्वणक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, बच्चों में 8 होती है। और वयस्क की बात अगर हम करें तो वयस्क में कितने होते हैं, 12 होते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न, दूध के दांतों में चर्वणक दांतों की संख्या होगी तो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा 0। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से ये मत कर देना। आप लोगों को ध्यान रखना है चर्वणक यानी मोलर दांतों की जो संख्या है बच्चों में कितनी है, बच्चों में तो 8 है और वयस्क में कितनी है, 12। तो प्रश्न अगर वयस्क के लिए पूछा जा रहा है तो 12 को सही करना है, और बच्चों के या दूध के दांतों के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको 8 सही करना है। अधिकतर प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो ये अग्र चर्वणक वाला जो है 0 अनुपस्थित होते हैं। अग्र चर्वणक दांत बच्चों में या दूध के दांतों में अनुपस्थित होते हैं। अब हम इनको याद कैसे रखें, देखो दंत सूत्र तो आप लोगों को याद करना ही होगा, और दंत सूत्र याद है इसका मतलब आप लोगों को इनकी संख्या भी याद है। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। दंत सूत्र में जाओ फटाफट, जैसे देखो 2 को 2 से गुणा करें 4, मान लो ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये निचले वाला जबड़ा है, 4 ऊपर के में 4 नीचे के में, टोटल कितने हो गए, 8। तो कभी भी आप लोगों को दांतों की संख्या पूछने वाला सवाल आए तो ध्यान रखना वयस्क का पूछ रहा है या बच्चे का पूछ रहा है। वयस्क का पूछे तो वयस्क वाले दंत सूत्र को लिख के काम करना है, और बच्चों वाला पूछे तो बच्चों वाले सूत्र को लिख के काम करना है। तुरंत आप लोग जैसे पूछ लिया, देखो कि वयस्क में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है, चर्वणक क्रम भी याद रखना है आप लोगों को, ICPMM, कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, इस क्रम में याद रखोगे तो ही इस दंत सूत्र को याद करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया वयस्क में चर्वणक दांतों की संख्या 2 3 का 6, 2 3 का 6, 6 6 12, टोटल हो गए 12 दांत। आंसर आप लोगों के सामने होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि इनका क्रम याद रखना है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और दूसरा दंत सूत्र याद रखना है। इस प्रकार आज हमने पाचन तंत्र में जो आहार नाल है, आहार नाल के जो मुख गुहा वाला भाग था, पहला भाग, उस पहले भाग के
4 भागों में से सिर्फ दांत के ऊपर हमने बात की है। आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और ऐसे ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आज हमने जो पढ़ा है, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जो अध्ययन सामग्री है, मेरा स्टडी मटेरियल है, ये आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जीभ और मुख गुहा के जो और भाग हैं 2-3 उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।